10th August 2019, न्यूयॉर्क सिटी, मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, एक ऐसी जेल जिसे अमेरिका की मोस्ट सिक्योर फैसिलिटीज में गिना जाता है। इस जेल के अंदर एक ऐसा आदमी बंद था जिसका नाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ डेकेड से जोड़ा जा रहा था। और उस सुबह अथॉरिटीज ने एक शॉर्ट स्टेटमेंट इशू किया। जेफरी एप्स्टीन हैज बीन फाउंड डेड इन हिज सेल। कॉज ऑफ डेथ बताया गया, सुसाइड। बस इतना ही। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई इमीडिएट आंसर्स नहीं। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में एक ही रिएक्शन था, दिस डजंट मेक सेंस। क्योंकि जेफरी एप्स्टीन कोई आम क्रिमिनल नहीं था। वो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो साइलेंटली सिस्टम से निकल जाए। एप्स्टीन एक ऐसा नाम था जो पावर के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच चुका था। प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, रॉयल फैमिलीज, बिलियनर्स, सीईओज, इंटेलिजेंस लिंक्ड इंडिविजुअल्स। और इसी वजह से उसकी मौत के बाद दुनिया ने एक फ्रेज को बार बार रिपीट करना शुरू किया, द एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन को ऑफिशियली एक फाइनेंसियर और बिलियनर सोशलाइट बताया गया। मीडिया प्रोफाइल्स में लिखा गया, वॉल स्ट्रीट बैकग्राउंड, एलीट इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन जब जर्नलिस्ट ने उसकी वेल्थ को सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया तो पिक्चर क्लियर होने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूजिंग होती चली गई। ना कोई पब्लिकली सक्सेसफुल हेज फंड, ना कोई नॉन ट्रेडिंग एम्पायर, ना कोई क्लियर बिजनेस हिस्ट्री जो बिलियंस जस्टिफाई करे। फिर भी न्यूयॉर्क में एक मैंशन जो अपने एरिया में सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक था, फ्लोरिडा में पाम बीच एस्टेट, पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट, वर्जिन आइलैंड्स में प्राइवेट आइलैंड। नॉर्मल क्वेश्चन था, इस आदमी ने पैसा कमाया कैसे? 2005 में फ्लोरिडा से पहली बार एप्स्टीन का नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली एंटर करता है। लोकल फैमिलीज कंप्लेंट फाइल करती हैं। उनकी अंडर एज बेटियां सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लगाती हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो शॉकिंग चीजें सामने आती हैं। विक्टिम्स सिर्फ एक दो नहीं थी, उनकी गिनती डजन्स में थी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उन सब की स्टोरीज में एक पैटर्न था। सेम लोकेशंस, सेम इंस्ट्रक्शंस, सेम रिक्रूटमेंट मेथड। पहले पैसे का ऑफर, फिर एक्सप्लॉयटेशन। नॉर्मली ऐसा केस किसी भी कंट्री में स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता, लेकिन यहां कहानी अलग डायरेक्शन में चली जाती है। 2008 में एप्स्टीन को मिलता है एक नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट। ये डील इतनी सीक्रेट होती है कि विक्टिम्स को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। इस डील के अंडर एप्स्टीन को सिर्फ 13 मंथ्स जेल होती है, वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। दिन में जेल से बाहर काम करने की परमिशन, रात को वापस। और सबसे शॉकिंग क्लॉज, एप्स्टीन के साथ इन्वॉल्व्ड सभी लोगों को फ्यूचर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी। इस मोमेंट पर क्लियर हो जाता है ये केस नॉर्मल नहीं है। इसके बाद एप्स्टीन हाइड नहीं होता, वो और ज्यादा ओपनली मूव करता है। 2010 से 2018 के बीच एप्स्टीन का लाइफस्टाइल और ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है। उसका प्राइवेट जेट दुनिया भर में ट्रैवल करता है। इस जेट को लेटर एक नाम मिलता है, द लोलीटा एक्सप्रेस। इस जेट पर कौन ट्रैवल करता था? पॉलिटिकल लीडर्स, रॉयल फैमिली के मेंबर्स, हॉलीवुड स्टार्स, टेक इंडस्ट्री के बिलियनर्स, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट्स। ये सिर्फ लग्जरी ट्रैवल नहीं लगता, ये एक क्लोज्ड नेटवर्क लगता है। एप्स्टीन यूनिवर्सिटीज को डोनेशंस देता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को फंड करता है, डिफेंस लिंक्ड साइंटिस्ट्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहता है। एक फाइनेंसियर को मिलिट्री एडजेसेंट रिसर्च में इतनी इंटरेस्ट क्यों? एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड्स पर पार्टीज होती थीं, फोन्स रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, गेस्ट्स केयरफुली सिलेक्टेड होते थे। मल्टीपल रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्राइवेट एरियाज में कैमराज लगे हुए थे। ये सिर्फ पार्टिंग नहीं थी, ये कुछ और था। फिर आता है जुलाई 2019। मीडिया प्रेशर पीक पर होता है। विक्टिम्स फिर से बुलना शुरू करती हैं। पब्लिक आउटरीच बढ़ चुका होता है। फाइनली फेडरल अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं। एप्स्टीन न्यूयॉर्क में अरेस्ट होता है। चार्जेस, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। ये फेडरल चार्जेस थे। इसका मतलब था मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल एंगल और लॉन्ग ट्रायल। वर्ल्ड को लगता है अब सब कुछ सामने आएगा, अब पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा। लेकिन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में कहानी अब्रप्टली खत्म हो जाती है। एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड मिलता है। अथॉरिटीज रिपीट करती हैं सुसाइड। लेकिन डिटेल्स जैसे जैसे बाहर आती हैं, स्टोरी और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। एप्स्टीन सुसाइड वॉच पर था। उसका सेलमेट हटा दिया गया। गार्ड्स जो हर 30 मिनट्स में चेक करने वाले थे, ड्यूटी पर सो गए। कैमरास का फुटेज मिसिंग या करप्टेड था। एक साथ इतनी फेलियर्स। पब्लिक सिर्फ शॉक नहीं होता, पब्लिक एंग्री हो जाता है।
इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ती है, फोकस शिफ्ट होता है। एप्स्टीन अकेला नहीं था। सबसे बड़ा नाम आता है घिलेन मैक्सवेल। घिलेन एप्स्टीन की क्लोजेस्ट एसोसिएट थी, रिक्रूटर, ग्रूमर, मैनेजर। 2021 में घिलेन मैक्सवेल कन्विक्ट होती है, लेकिन कन्विक्शन के बाद भी एक सवाल रहता है। अगर नेटवर्क इतना बड़ा था तो सिर्फ एक कन्विक्शन क्यों? घिलेन का बैकग्राउंड और भी डिस्टर्बिंग था। उसके फादर रॉबर्ट मैक्सवेल, इंटरनेशनल मीडिया टाइकून, जिनकी खुद की डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी और जिनके इंटेलिजेंस लिंक्स पर डेकेड से सवाल उठते रहे हैं। कोइंसिडेंस या कंटिन्यूएशन? कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जब पार्शली अनसील्ड होते हैं तो कई पावरफुल नाम सामने आते हैं। मीडिया हर बार एक लाइन रिपीट करती है, बीइंग नेम्ड डज नॉट इम्प्लाई गिल्ट। ये लीगली सही है, लेकिन मॉरली सवाल वही रहता है। इन्वेस्टिगेशन इन नामों के आगे क्यों नहीं बढ़ती? इसका जवाब पावर के स्ट्रक्चर में छुपा है। एप्स्टीन का असली एसिड पैसा नहीं था, इन्फॉर्मेशन था। एलीट सर्कल्स में सीक्रेट्स पावर होते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग मोमेंट्स लेवरेज बन जाते हैं, और लेवरेज इन्फ्लुएंस। ब्लैकमेल वर्ड अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और एंगल और भी ज्यादा सेंसिटिव है, इंटेलिजेंस एजेंसीज। एप्स्टीन का एक्सेस डिफेंस साइंटिस्ट्स, पॉलिसी एडवाइजर्स और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स तक था। यह एक्सेस नॉर्मल फाइनेंसियर को नहीं मिलता। कुछ लोग मानते हैं एप्स्टीन एक एसेट था। डायरेक्ट प्रूफ पब्लिक नहीं है, लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चंस बहुत हैं। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फिर भी यही लगती है, एप्स्टीन को प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि उसका फुल एक्सपोजर सिस्टम को हिला देता। जस्टिस डिनाई नहीं हुई, जस्टिस मैनेज की गई। अब ये सवाल सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहता। इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए? क्योंकि ये केस एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट है, पावर का, प्रोटेक्शन का और नैरेटिव कंट्रोल का। इंडिया रोज उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है जो ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ पर लेक्चर्स देते हैं। एप्स्टीन केस दिखाता है जब एलीट्स इन्वॉल्व होते हैं तो लॉज फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। मीडिया मैनेजमेंट का ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कैसे एक एक्सप्लोसिव स्टोरी धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी से इरेज होती है, कैसे फटीग क्रिएट की जाती है, कैसे साइलेंस को नॉर्मलाइज किया जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एरा में ये लेसन्स इंडिया के लिए क्रिटिकल है। ग्लोबली एप्स्टीन केस ने ट्रस्ट को परमानेंटली डैमेज किया। लोग ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस पर बिलीव नहीं करते। हर सवाल को कॉन्स्पिरेसी कह दिया जाता है। लेकिन जब सवाल फैक्ट्स से निकले हों तो उन्हें सप्रेस करना भी मैनिपुलेशन होता है। कैसे एक हाई रिस्क प्रिजनर मर सकता है? फाइल्स डेकेड्स तक सील्ड क्यों है? इन्वेस्टिगेशन टॉप लेवल पर पहुंचते ही रुक क्यों जाती है? इसलिए एप्स्टीन केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये मॉडर्न दुनिया में सिलेक्टिव जस्टिस का सिंबल बन चुका है। आगे क्या होगा? या तो कंट्रोल डिस्क्लोजर्स होती रहेंगी, या कभी कोई विसल ब्लोअर सिस्टम को हिला देगा, या फिर सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अभी तक साइलेंस जीत रहा है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जिंदा है जो उसे बचाता रहा। ये कहानी सिर्फ विक्टिम्स की नहीं है, ये पावर, प्रोटेक्शन और जस्टिस की लिमिट्स की कहानी है। एप्स्टीन फाइल्स हमें एक अनकंफर्टेबल सच याद दिलाती हैं। सबसे खतरनाक सीक्रेट्स छुपे नहीं होते, उन पर अग्रीमेंट होता है। और जब तक लॉ सबके लिए बराबर अप्लाई नहीं होता, जस्टिस सिलेक्टिव ही रहेगी। सवाल अब ये नहीं है कि एप्स्टीन के साथ क्या हुआ। असली सवाल ये है, जो हम नहीं जानते, उससे फायदा किसको हो रहा है।